दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनुसंधान नैतिकता यानी कि रिसर्च एथिक्स की। इसमें से दोस्तों पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और इसके साथ साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेटा कलेक्शन मेथड की। तो ये दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र सेट दिसंबर 2020 के लिए अनअकैडमी द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। इसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करवाई जा रही है और इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि 8 दिसंबर का जो शेड्यूल है उसके अंदर नवदीप कौर पेपर फर्स्ट करवाएंगे आपको 10 PM को, और नवदीप कौर द्वारा पेपर सेकंड कॉमर्स करवाएंगे 11 बजे सुबह, और अभिषेक कुमार झा ये ज्योग्राफी करवाएंगे और इनकी टाइमिंग है 9 बजे। आप यहाँ पे पूरा शेड्यूल देख सकते हैं दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिस भी दोस्तों ने महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है वो जल्दी से जल्दी इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और टोटल 18 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। पेपर फर्स्ट के लिए ये लिंक है, पेपर सेकंड के लिए दूसरा लिंक है। इन दोनों लिंक पे क्लिक करके आप बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र सेट की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द इसकी प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुसंधान नैतिकता क्या होती है, यानी कि रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है। देखिए, अनुसंधान नैतिकता का आशय अनुसंधान के प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में संगत माना जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं और जब उसका एनालिसिस करते हैं तब इसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाता है। और इसके अंदर अनुसंधान नैतिकता के अंदर बहुत सी चीज़ें आती है दोस्तों, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि शोध रिपोर्ट को तैयार करना, समस्या का प्रतिपादन करना, अनुसंधान निष्कर्षों का प्रतिवेदन करना इत्यादि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम और बातों पे ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए, ईमानदारी पूर्वक आंकड़ों, परिणामों व विधियों का उपयोग करना। देखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर हमें ईमानदारी से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर ईमानदारी दिखाना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम जैसे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं या फिर सैम्पलिंग कर रहे हैं, हमें मान के चलिए 6 गाँव का डेटा कलेक्शन करना है। 6 गाँव के अंदर मान के चलिए कि हमें 100 लोगों का डेटा इकट्ठा करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरे गांव, सभी गांव में ना जाके एक ही गांव से डेटा कलेक्शन कर लेते हैं। हम सोचते हैं भाई ये गांव अपना, इसमें से डेटा कलेक्शन कर लो, 100 लोगों का डेटा लेना, ये अपने ही गांव से ले लो और रिसर्च के अंदर दिखा देंगे हमने कि हमने 6 गांव का डेटा कलेक्शन किया। तो दोस्तों वो जो रिसर्च होगी हमारी अच्छी रिसर्च नहीं होगी, वो अनुसंधान नैतिकता का उल्लंघन होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है। पूर्वाग्रह तथा भ्रांत धारणा से बचना, यानी कि अगर हमने पहले से कोई धारणा बना रखी है अपने रिसर्च के बारे में, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए हम सोचते हैं कि आज जो लोग हैं टीवी देखना बंद कर गए हैं और टीवी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो सकता है ये हमारी थिंकिंग हो, हमने ये सोच लिया भाई आज मोबाइल आ गया, मोबाइल से सब कुछ देखते हैं लोग, तो टीवी को भूल गए। तो हमारी जो अवधारणा है ना दोस्तों, उसको छोड़ना पड़ेगा। रियलिटी देखनी होगी हमारी रिसर्च के अंदर कि क्या रियल में आज भी लोग टीवी देखते हैं, क्या टीवी का आज भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो वो सारी चीज़ें हमें अपने हिसाब से नहीं, रिसर्च के हिसाब से करनी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों व्यक्तिपरकता से परे होनी चाहिए हमारी रिसर्च, यानी कि पर्सनल चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी कि वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि पर्सनल चीज़ें मीन्स मान के चलिए हमारी कोई अवधारणा बनी हुई है, हमारी कोई सोच है, उसको इंक्लूड नहीं करना। जो सच है वही हमें इंक्लूड करना है अपनी रिसर्च के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों आगे हम बात करें जैसे गंभीर एवं ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य करना, यानी कि सीरियस होकर कार्य करना जरूरी है और अच्छे तरीके से कार्य करना जरूरी है। हमारे अप्रकाशित डेटा मेथड का यूज न करना, हमें ऐसे किसी भी डेटा या मेथड का यूज नहीं करना जो अप्रकाशित और जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो। ये चीज़ हमने पहले भी आपको एक बार बताई थी कि जो रिसर्च होती है उसके वो साइंटिफिक तरीके से और एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरह से रिसर्च करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो वैल्यूएबल हो
और जो ऑथेंटिक हो, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए। इसके साथ साथ आगे हम बात करते हैं दोस्तों, विश्वसनीय प्रक्रिया होनी चाहिए, अभी हमने ये बात कर ली। ज्ञान वृद्धि में सहायक होनी चाहिए अपनी रिसर्च। गोपनीयता व स्वायत्तता का सम्मान रखना चाहिए। अगर हम किसी गांव के अंदर या कहीं भी डेटा कलेक्शन करें और वहां पे व्यक्ति कहता कि मेरी जानकारी, मेरा नाम पता अपनी रिसर्च के अंदर मत देना, तो हमें उसका नाम पता नहीं देना, यानी कि उसकी गोपनीयता रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसकी सहमति होना भी जरूरी है। जब भी हम किसी से रिसर्च कर रहे हैं तो उसे बगैर बताए हम डेटा कलेक्शन नहीं कर सकते, बगैर बताए सैंपल इकट्ठा नहीं कर सकते। अगले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हम क्या रिसर्च कर रहे हैं और इसका कहाँ पे उपयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। कलात्मक व सृजनशीलता प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारी रिसर्च के अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम एज ए फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, क्रिएटिविटी हमारी रिसर्च के अंदर होनी चाहिए। मानवीयता का गुण होना चाहिए, भविष्य हेतु होनी चाहिए। हमारी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो रिसर्च आगे भविष्य में काम आ सके। इसके साथ साथ दोस्तों और जो एरर क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे काल्पनिक अवधारणाएं, यानी कि हमें काल्पनिक चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस का ही रिजल्ट हम नहीं उसके अंदर इंक्लूड कर सकते। भाई जैसे हम घर बैठे ये डिसाइड कर दे भाई मोबाइल देखने से बच्चों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे ये बीमारी हो जाती है, नहीं, ऐसे हमें रिजल्ट नहीं देने, काल्पनिक रिजल्ट हमें नहीं देने, हमें साइंटिफिक रिजल्ट देने हैं। ये काल्पनिक इसके अंदर काफ़ी बार हो जाता है, रिसर्च के अंदर हम अपने घर बैठे ही काल्पनिक रिजल्ट निकालने लग जाते हैं। आगे निष्कर्ष औचित्यपूर्ण हमारा निष्कर्ष होना चाहिए, सही निष्कर्ष हमारा होना चाहिए। पूर्वाग्रह तथा पक्षपात से बचना चाहिए, यानी कि हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। जैसे वही मैं बात बता रहा हूँ कि हमने 6 गांव का डेटा कलेक्शन करना है, तो ये नहीं है कि हम अपने गांव से ज़्यादा लोग इकट्ठा कर ले और दूसरे गांव से कम डेटा कलेक्शन कर दे, नहीं, ऐसा पक्षपात उसके अंदर नहीं होना चाहिए। प्रदूषित तथ्य जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए, गलत तथ्य हमारी रिसर्च के अंदर नहीं होने चाहिए। इसके साथ में दोस्तों भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए हमारी रिसर्च के अंदर, यानी कि मिथ्या नहीं होनी चाहिए हमारी रिसर्च के अंदर। और इसके साथ साथ दोस्तों और चीज़ें जैसे प्रतिभागियों को उचित जानकारी एकत्रित करने, सहमति, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने, गोपनीयता बनाए रखने जैसे मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ हमने बात कर ली दोस्तों। जब भी हम किसी से डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि हम आपका यूज़ कहाँ करेंगे और उसकी गोपनीयता बनाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी, आप सभी को पता है कि हम साथ के साथ लाइव मॉक टेस्ट भी लेते हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि आज तक कितने क्वेश्चन रिसर्च इथिक्स से आ चुके हैं, यानी कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं शोध नैतिकता से, वो हम देखेंगे। उसी से आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो हम थ्योरी के अंदर नहीं पढ़ पाते और हम क्वेश्चन के अंदर उनको समझ पाते हैं। तो दोस्तों हमारी जो लाइव मॉक टेस्ट वाली क्लास है वो ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल सके कि रिसर्च इथिक्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्लास आप ज़रूर करना दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है डेटा कलेक्शन मेथड। देखिए हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ता है रिसर्च के अंदर। डेटा कलेक्शन कितनी तरह का हो सकता है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, और इनमें से डेटा कलेक्शन में से दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आता है दोस्तों प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। प्राइमरी सोर्स आर क्रिएटेड एज क्लोज टू द ओरिजिनल इवेंट और फिनोमिनल as it possible to be, for example a photograph or a video of an event। यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन ऐसा होता है दोस्तों जिसके अंदर हम डायरेक्ट रूप से इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं। जैसे कि हम मान के चलिए डायरेक्ट कहीं पे जाके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, किसी का वीडियो बना रहे हैं, किसी चीज़ का, किसी इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो क्या होगी दोस्तों, हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया।
और इसके अंदर दोस्तों जैसे यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं, ऐसा रिसर्च डेटा जो हम सीधे तौर पे वास्तविक घटना या स्रोत से प्राप्त करते हैं उसको हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों जैसे हम डायरेक्ट किसी का इंटरव्यू भी ले सकते हैं, किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सर्वे करके, तो वो क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट हम मेल के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो वो किस तरह का डेटा कलेक्शन होगा, तो वो होगा दोस्तों हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन होगा। और इससे रिलेटेड भी हम दोस्तों क्वेश्चन करेंगे हमारे लाइव मॉक टेस्ट में, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी सोर्स आर बेस्ड ऑन और अबाउट द प्राइमरी सोर्स। ये क्या है कि प्राइमरी सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल एंड बुक इन विच ऑथर इंटरप्ट डेटा फ्रॉम अदर रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया हुआ है तो वो उसने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है, हम उसका उसकी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च के अंदर, तो वो क्या हो गया दोस्तों, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। यानी कि उसने इंटरव्यू लिया उसके नाम का, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया, लेकिन अपने नाम का क्या होगा, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। यानी कि ऐसा डेटा जो पहले से मौजूद हो उसको यूज करना, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहलाता है। और इसके अंदर जैसे हम और बात करें, जैसे आर्टिकल हो गए, बुक्स होगी, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हो गया। न्यूज़पेपर से अगर हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं पुराने न्यूज़पेपर से, तो वो भी क्या होगी, हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन होगी। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है टर्सरी सोर्स। टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। यानी कि टर्सरी सोर्स जो होता है दोस्तों, वो प्राइमरी प्लस में सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का मिक्सअप होता है। इन दोनों को जब हम यूज करते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को, तो वो क्या कहलाता है, टर्सरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहलाता है। और दोस्तों इन तीनों से क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले दिसंबर 2019 में भी आ चुके हैं और पहले भी आ चुके हैं, और अब भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। इन सभी को दोस्तों हम लाइव मॉक टेस्ट में करेंगे, तो वो आप जरूर करना। और इसके एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया हो गया, विवियोग्राफी हो गया और हैंडबुक्स वगैरह हो गई हमारी। ऐसा रिसर्च डेटा जो हम प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत से प्राप्त करें उसको हम तृतीय सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये हमारा रिसर्च एथिक्स और डेटा कलेक्शन। तो ये दोनों आप अच्छे से कर लेना, और लाइव मॉक टेस्ट में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो हम करेंगे। दोस्तों इवनिंग में जो हम थ्योरी करवाते हैं उसी का सुबह हम लाइव मॉक टेस्ट भी लेते हैं। उसके अंदर हम 2012 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन उसमें हम कवर अप करवाते हैं। आपको लाइव मॉक टेस्ट कैसे लेना है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारी ऐप निमिज़नेट इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको चैट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए चैट का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये आएगा फरवरी 2021 बैच वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम डेली के डेली लिंक डालते रहते हैं। जैसे सुबह 9 बजे हमारा लाइव मॉक टेस्ट होता है, तो हम इसको रात को या सुबह 7 बजे इसमें लिंक डाल देते हैं। आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन भी आ जाता है, या फिर आप मैन्युअली ऐप में आके यहाँ पे चैट पे भी इस लिंक को ले सकते हैं और बिल्कुल आसानी से हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।